बायोफ्लॉक करने के लिए हम लोगों को किन किन चीजों के बारे में अच्छी जानकारी बहुत ही जरूरी है। आप ये हमेशा ध्यान रखें, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से जब हम लोग काम कर रहे हैं तो जो भी हमारे चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं, लाइक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, इस वीडियो में उपयोग होने वाले शब्द, उन शब्दों को आप नहीं जानेंगे। प्रोबायोटिक क्या है, टैंक कैसे बनाया जाता है, टैंक बनने के बाद जो पानी की तैयारी करते हैं, मतलब कौन सा पानी यूज कर सकते हैं, तालाब का पानी यूज करें या बोरवेल का पानी यूज करें, या फिर हमारे घर में जो सप्लाई पानी आती है, जो ट्रीटमेंट किया हुआ पानी आता है। या नहीं है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, ट्रीटमेंट वाला पानी, हम लोग जो सप्लाई पानी आता है फिल्ट्रेशन प्लांट के द्वारा, उसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर वो हो गया तो हम लोग पानी में फ्लॉक कैसे बनाएंगे, टैंक में फ्लॉक कैसे बनाएंगे, उसकी विधि के बारे में जानकारी लेंगे। फिर किन किन प्रजाति की मछलियों को हम लोग टैंक में स्टॉक कर सकते हैं। ये बड़ा मतलब जो भी टॉपिक्स है, वो हर एक टॉपिक्स का अपना एक वैल्यू है और हर एक टॉपिक्स में मेरी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हर एक टॉपिक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 10 से 12 हमारे पास चैप्टर है और हर चैप्टर में हम लोग 10, 15, 5, 6 जो भी पॉइंट्स है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो कोई भी पॉइंट्स अगर जो हमारा हमसे मिस होता है तो पूरा सिस्टम, मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक में पूरा मामला खराब हो सकता है। तो हमें ये जरूर से ध्यान में रखना है कि इस टेक्नोलॉजी में जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स में हमारा कोई भी चेन टूटना नहीं चाहिए। कोई भी पॉइंट्स मेरा खराब होगा तो मेरा पूरा सिस्टम खराब होगा। इसलिए गंभीरता से इसमें हमें काम करने की जरूरत है। तो मछली की प्रजाति पे हम लोग बात कर रहे थे। प्रजाति में भी आप जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई लोग जिस प्रजाति की मछली की पैदावार अपने तरफ कर पाते हैं, तो साउथ के लोग या गुजरात के लोग उसको पालेंगे और वहां पर भी उसी तरह का उत्पादन वो पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। वजह क्या है? हम लोग फ्रेश वाटर फिश की बात करते हैं। यदि हम लोग गुजरात में जहां पे सी एरिया है, समुद्री का खारा पानी है, वहां पे फ्रेश वाटर फिश का पैदावार करेंगे तो मछली वहां पे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह यदि हम लोग साउथ की कोई प्रजाति को वैसे ठंडे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश या कोई और जगह पे पालेंगे जहां की पानी अत्यधिक ठंड है, तो उस कंडीशन में भी मछली वहां पे जीवित नहीं रह पाएगी। तो ध्यान में रखना है, आप जिस एरिया से आते हैं वहां पे जो स्पीसीज उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जो डेवलप कर रखी है अपने आप को, वैसे स्पीसीज पे ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो होगी मछली की प्रजाति, उसमें भी दो है। एक है एयर ब्रीदिंग फिश, हम लोग बोलते हैं एयर ब्रीदिंग फिश, मतलब अगर जो उसको पानी से बाहर भी निकाल दिया जाए तो भी अपने आप को वो सस्टेन रख पाती है, जीवित रख पाती है। कुछ ऐसी मछलियां हैं जिन्हें पानी से निकालेंगे और एकदम कम से कम समय में वो ऑक्सीजन के अभाव में, पानी के अभाव में तड़प करके वो मर जाते हैं। तो वो भी ध्यान में रखना है मछली की प्रजातियों में। फिर मछली का जीरा टैंक में कैसे संग्रहण करें, मतलब कौन सा सीड को हमको स्टॉकिंग करना चाहिए, स्टॉकिंग करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कोई भी मछली को काइंडली, जो भी जिनकी आवाज डिस्टर्ब करिए ना, वो अपने माइक को बंद कर ले। हाँ जी, बात कर रहे थे टैंक में जीरा का संग्रहण। मतलब जीरा मछली के एकदम छोटे छोटे बच्चे 10,000 लाइंस तो नहीं बोलना चाहिए, वो लोकल भाषा है। इधर में हम लोग कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के तरफ में इसका यूज करते हैं। लाइंस मीन्स, वैसे आजकल यूट्यूब पे लाइंस बहुत चलन में आया है। लाइंस बोलने का मतलब हो गया 1 kg वेट में कितने मछलियों की संख्या होती है, उससे हम लोग लाइन कहते हैं। ठीक है, तो जीरा मतलब फ्राई, एकदम छोटा बच्चा।
जिसे हैच करने की जरूरत है। तो वैसे बच्चों को हम लोग लेके आते हैं, यानी 1 केजी में 3000 मछली की संख्या, 2000 मछलियों की संख्या, 1000 मछलियों की संख्या। तो वैसे छोटे बच्चे को हम लोग सीधा बायोफ्लॉक टैंक में ला करके स्टॉक नहीं करते, उसे वहां पे हम लोग नहीं छोड़ते। रीजन क्या है, जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, उनको कोई भी स्कूल, रेगुलर स्कूल में जाने से पहले नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, ताकि वहां पे उनके हिसाब से एक माहौल बने। मतलब बच्चा छोटा है तो वो हो सकता है उसको बार बार खाने का उसका डिमांड हो, या बच्चा को नींद आए तो उसको सोने का इंतजाम हो, उसको आराम करने की जरूरत हो। लेकिन जैसे जैसे वो हायर क्लास में जाते हैं, ये सब सुविधाएं समाप्त होने लगती हैं और वो अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से ढालने के लिए तैयार करने लगते हैं। छोटे बच्चे कहने का मतलब, भोजन की व्यवस्था भी आप देखेंगे, हम लोग यदि एक बार सुबह में नाश्ता कर लेते हैं तो फिर हम लोग को 4 से 5 घंटे के बाद ही कुछ भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। फिर अगर जो दोपहर का हम लोग लंच ले लेते हैं तो फिर हम लोग 4-5 घंटे के बाद रात का भोजन करते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे हमारे घर में आते हैं, नए बालक जब हमारे घर में आते हैं, तो देखते हैं उनको फीडिंग रेगुलरली कराना पड़ता है। उसका वजह क्या है, उनका पाचन तंत्र, उनके लिए जो भोजन हम लोग दे रहे हैं वो कितना अपने पेट में स्टोर कर पाएंगे, ये सब चीज ना अभी डेवलपमेंट स्टेज पे रहता है। वो धीरे 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 ग्रेजुअली वो बढ़ता है। तो अगर जो हम उनको बहुत देर से गैप इंटरवल के बाद में अगर जो भोजन देंगे ना, तो उनको परेशानी होगी, वो अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा। ऐसा ही कुछ परेशानी हमारे मछली के बच्चों के साथ भी होता है। इसलिए हम लोग वैसे बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं, उसे डायरेक्ट बायोफ्लॉक टैंक में नहीं रखते। और रीजन क्या है बायोफ्लॉक टैंक में नहीं रखने का, क्योंकि वहां पे ना एरिएशन हम लोग हाई स्पीड में करते हैं, साथ ही वहां की जो पानी होती है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो पानी में फ्लॉक रहता है, सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं, बहुत तरह का हो सकता है, पैथोजेंस में भी कई एक बार तैयार हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो वहां पे अगर जो हम लोग रखेंगे तो विजिबिलिटी का, जब सस्पेंडेड सॉलिड्स होगा, फ्लॉक होगा, तो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। हमारे आंखों के सामने यदि धुंध बना रहे तो क्या हम ज्यादा देर तक किसी भी इलाके में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं? नहीं टहल सकते, परेशानी होगी, हमें स्ट्रेस होगा। वैसे उन छोटे बच्चों को भी होता है, तो हम लोग उनको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नर्सरी करते हैं, वैसा माहौल बनाते हैं उनके लिए जो उनके लिए एकदम स्वच्छ हो और बहुत ही आरामदायक हो। ठीक है, तो हो गया हम लोग उसका कैसे नर्सरी टैंक में उसको रखेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगी, उसमें कुछ डिजीज वगैरह भी हमें देखना आसान हो जाता है। कोई डिजीज अगर जो आ रहा है, सिम्टम्स डेवलप कर रहा है, तो तुरंत से उसको हम लोग केयर करेंगे। केयर करने के बाद में ही, थोड़ा बड़ा करने के बाद ही हम लोग ग्रो आउट टैंक, जो बड़ा टैंक होता है ना, उसे हम लोग ग्रो आउट टैंक कहते हैं, जिसमें डालने के बाद उसका बायोमास बढ़ता रहता है और फाइनली हम लोग सेल करने की स्थिति में आ जाते हैं, मार्केटिंग साइज में वो आ जाता है और बेचने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर क्या है, जब हम लोग मछली को टैंक में रखेंगे तो उसके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। तो कैसे भोजन देना चाहिए, उसमें भी हल्का सा चर्चा कर दे रहे हैं। मछली को भोजन उसके बॉडी वेट का, टोटल टैंक में जितने भी मछलियों को हम लोग स्टॉक करते हैं, तो टोटल जो बॉडी वेट आता है उसमें किस साइज की मछली है उसके हिसाब से 4% से लेकर के 6% तक का हम लोग बाहरी भोजन देते हैं, फ्लोटिंग फीड देते हैं। और जो फीड देते हैं, हर एक फीड में प्रोटीन की मात्रा जो भी कंपनी बनाने वाली होती है ना, वो देखेंगे बैग में अलग अलग परसेंटेज ऑफ प्रोटीन का फीड तैयार करते हैं। उनका प्राइस भी अलग अलग होता है, साथ में फीड की साइज भी अलग अलग होती है। छोटी मछलियों के लिए छोटा फीड और बड़ी मछलियों के लिए बड़ा फीड, तो वो बनता है, उसके हिसाब से हम लोग फीडिंग करते हैं। यानी एक दिन में अगर जो हमारे बायोमास के हिसाब से 4% जो भी निकालते हैं, अगर जो 200 ग्राम है तो वो 200 ग्राम भोजन
हम अपने टैंक में मछलियों को 3 बार में डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार देते हैं। ठीक है, क्यों 3 बार देते हैं? 3 बार इसलिए देते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा खाएगी, पचाएगी, मैक्सिमम वो स्टोर कर पाएगी और फिर हमारा टैंक में उसके हिसाब से जो फ्लश शो करेगी ना, वो भी अमोनिया का मात्रा रहता है, क्योंकि प्रोटीन रहता है, प्रोटीन से ही अमोनिया डेवलप करता है, तो वो अमोनिया भी हमारा कम बनता है, स्लज भी कम बनता है। तो हम लोग फीडिंग भी 3 बार कराते हैं ताकि मैक्सिमम जो भी प्रोटीन है वो उसको वो डाइजेस्ट कर पाए और फिर से जब उसको भोजन की जरूरत हो तो दोपहर का वो इंतजार करे और जितना भी दाना हम लोग टैंक में डाल रहे हैं मैक्सिमम वो कंज्यूम करे। एक बार अगर जो हम लोग 24 घंटे का खाना एक बार एक साथ दे देंगे तो होगा क्या, शायद ये भी हो सकता है कि उतना मछली खाना ना खा पाए या मछली सारा खा जाए तो उसे पचा ना पाए, तो फिर डिजीज होगा। तो हम लोग दिन भर में 3 बार उसको भोजन कराते हैं ताकि हमारा सारा दाना खाए, दाने को आराम से पचाए, पचाने के बाद में फिर अच्छी ग्रोथ करे। ये सब होगा। उसके बाद है टैंक में जल का प्रबंधन, जिसमें हमारे पानी में उसका TDS, pH, सैलिनिटी अब यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग फ्रेश वाटर फिश यूज करते हैं मैक्सिमम। प्रॉन वगैरह में सैलिनिटी आता है। कुछ लोग सैलिनिटी और TDS एक ही समझते हैं, बट TDS डिफरेंट चीज है, सैलिनिटी अलग चीज है। दोनों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा बढ़ता है कि हम लोग TDS की बात करते हैं, TDS मीटर यूज करते हैं और सैलिनिटी की बात करते हैं, जबकि दोनों अलग है। सैलिनिटी मतलब खारापन, खारापन मीन्स नमक की मात्रा, पानी में नमक की मात्रा क्या है। बट TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब पानी में कितने भी प्रकार के अम्ल हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकता है, बहुत तरह का चीज हो सकता है, आयरन, फास्फोरस, यूरेनियम, बहुत सारा चीज, मेटल्स उसमें अंदर हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सारा का कैलकुलेशन जो हमारे मीटर पे आता है वो होता है TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। सिर्फ नमक ही नहीं, नमक भी TDS का एक एग्जाम्पल हो सकता है, बट TDS डिफरेंट चीज है, सैलिनिटी डिफरेंट चीज है। कभी भी हमें TDS से सैलिनिटी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अमोनिया, pH, DO मीन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन, पानी में जो हम लोग एयरेशन करके ऑक्सीजन की मात्रा बनाते हैं, वो CaCO3 कब मिलाना चाहिए, कब नहीं मिलाना चाहिए, इन सब बातों को भी हम लोग टैंक में जल का प्रबंधन जो सब्जेक्ट आएगा उसमें हम लोग जानेंगे। फिर ये सारा होगा, मछली भी डल गई, पानी का हम लोग जो मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर वे से कर रहे हैं। तो क्या हमारा स्टैंडर्ड है पानी का, रियली हम जो काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मछली को हम लोग बेहतर से बेहतर एक माहौल दे सके, उसमें उनका बढ़त ले सके, तो उसके लिए पानी की गुणवत्ता को बनाने की जरूरत है और वो हम बनाए हैं तो उसकी जांच भी आवश्यक है, तो वो हमें टेस्ट भी करना होगा। तो कैसे टेस्ट करना है, क्या किन किन चीजों का टेस्ट करना है, कितने दिनों में करना चाहिए, हर दिन अगर जो टेस्ट करेंगे, बार बार करेंगे तो उस पर भी खर्च आता है। अगर जो टेस्ट नहीं करेंगे, कई दिनों तक नहीं करेंगे, तो हमारे टैंक का मामला खराब हो सकता है। तो कब टेस्ट करना चाहिए, कैसे मुझे समझ में आएगा मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या हम लोग एक शेड्यूल ही बना लेंगे कि हमें इतने इतने दिनों में इन चीजों का, इन बातों का हमें जांच कर लेना चाहिए, तो वो सब समझने की जरूरत है। जब बायोफ्लॉक करते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो है CN रेशियो। आप देखेंगे जितने भी नए फार्मर हो, पुराने फार्मर हो, तो मैक्सिमम लोग बायोफ्लॉक में CN रेशियो की बात करते हैं। ये CN रेशियो क्या है, तो CN रेशियो को भी समझने की जरूरत है। अगर जो ये 1 से लेकर के 12 पॉइंट जो हमने लिख रखा है, हर एक चैप्टर का जो भी पॉइंट्स है
उन सब पॉइंट्स का हम लोग शुरुआत दिन से समझकर काम करते चले आए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका फर्स्ट टैंक में बायोफ्लॉक का कल्चर खराब हो जाए। इसलिए अपने मन से भय हटा करके जो भी आपके एक्सपर्ट बताते हैं उनकी बातों को समझिए, उसका मतलब क्या है उस पे अध्ययन कीजिए। अच्छे अच्छे बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि शुरुआत दौर पे कंफ्यूजन होगा, सबको समझ करके आप करें और सफल खेती की ओर बढ़े। आज एक टैंक की बात हम लोग कर रहे हैं, एक टैंक मल्टीप्लाई बाई 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग आज 15,000 लीटर वाटर कैपेसिटी टैंक की बात कर रहे हैं, वो हमारा 1 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी का भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत दौर में पहले बेसिक्स को समझने की जरूरत है, वहां पे हम फेल ना करें। अगर जो यहाँ पे हम लोग फेल नहीं करेंगे तो कुछ भी हम लोग आगे कर सकते हैं। इसके लिए मेंटली तौर पे हमें रेडी रहने की जरूरत है। कल ये चर्चा हो ही गया था बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, शायद कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगे तो स्लाइड्स मैं फिर से एक बार दे दिया हूं, आप उसे देखें और कुछ खास नहीं है, सब चर्चा हो ही गया है। ये हम लोगों ने बात कर ही दिया था, 1 एकड़ लैंड में हम लोग अगर बायोफ्लॉक का टैंक लगाएं और उसी एरिया में अगर जो हम लोग पॉन्ड कल्चर करें तो क्या फायदा हो सकता है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को हम लोग इंसेंटिव फार्मिंग भी करते हैं, हाई डेंसिटी में काम करते हैं, सारे चीज हमारे लिए हमारे अनुसार कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसे इंसेंटिव फार्मिंग भी कहते हैं। अब आते हैं टैंक बनाने की विधि में, जो कल बताया था आप लोगों को। सबसे जो मुख्य बात है ना वो ये है, ये ढलान को बनाना। ये जो दिख रहा है ना स्लोप, देख रहे हैं आप लोग, ये स्लोप बनाना। जी सर, जी सर, यस सर, यस सर। इस स्लोप पे ना सबको ध्यान रखना है। ये स्लोप जितना बेहतर होगा ना, अंदर में जो भी फिकल मटेरियल्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, स्लज है, स्लज गंदगी कीचड़, वो ना क्या होगा जब ढलान होगा तो सारा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करे, लगातार इसमें एरेशन हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, तो क्या होगा उसके चलते जो भी हैवी पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सेंटर में जाकर स्टोर होंगे ना। यस सर। हाँ, सेंटर में स्टोर होंगे। अब जब अगर रहे हैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा और स्लोप बहुत बेहतर है, कहीं पे कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंच नीच उबड़ खाबड़ स्थानीय भाषा में हम लोग कहते हैं, कहीं पे स्लोप में कोई वेव नहीं बन रहा हो बेस में, तो क्या होगा, सारे जो भी सॉलिड्स हैं वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जब हम लोग उसका वाल्व खोलेंगे, पानी निकालेंगे, गंदा पानी निकालेंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमम जो गंदगी है वो हमारा यहाँ से पाइप से निकल करके पॉन्ड से टैंक से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखें, हमारा टैंक का हाइट यदि 1.2 मीटर है, डाया मेरा 4 मीटर है, तो सेंटर से ये छोर से इस छोर अगर जो हम पूरा एक रस्सी स्ट्रेट खींच ले तो ये हाइट अगर जो हमारा 10 इंच का मिल जा रहा है तो समझिए ये बहुत ही बढ़िया ढलान है आपके टैंक में। और ये जितना कम होगा स्लज की परेशानी होगी। नेक्स्ट, जब टैंक प्रिपरेशन करते हैं तो कल बताए थे कारपोलेट की जरूरत है, वायरमेस की जरूरत है। सर हेलो, हाँ जी बताइए सर वो स्लोप का रेशियो क्या रहेगा? देखिए, स्लोप का रेशियो को अगर जो डिग्री में हम लोग बात करें तो वो मान करके चले कि डिग्री आप नाप नहीं सकते हो, इसलिए मैं एक ना अंदाज में बताया। नहीं, डिग्री नहीं, मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर 2 मीटर का मेरा रेडियस है तो पर मीटर आपने बताया 5 इंच बराबर। हाँ, पर मीटर 5 इंच ना। हाँ, तो 4 अगर मीटर पे हमने 10 इंच बताया, 4 मीटर पे 10 इंच बताया, मतलब सर लेकिन सेंटर से कैलकुलेट हो। आप अगर 2 मीटर का करो ना, 5 इंच का ढलान रखो,
ठीक है सर। इसका ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 इंच रख लिए तो बेहतर हो गया और 6 इंच करे तो खराब हो गया। एक अंदाज होना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम गंदगी मेरा सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए। पाइप्स, एल बैंड, टी बैंड, वाल्व, ये देखिए पाइप्स है, इन सबों की जरूरत होती है। सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए भी आप देखेंगे, सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम में ये इस तरह के होल्स करके पाइप लगा रखे हैं, दिख रहा है ना ये। तो सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम में ये भी बनाना पड़ता है, वो आप रखें। बहुत सारा फोटो आप लोगों के लिए आसान हो इसलिए इंतजाम करके मैंने आज रखा है ताकि आप आराम से काम कर सके। फिर पीवीसी पाइप हो गया। अब इसमें क्या है, मुझे एरिएशन करने के लिए लगातार पानी में हवा को मिलाने के लिए एरेशन पंप की जरूरत होती है। आप इस तरह के का पंप ले सकते हो। छोटा कल्चर कर रहे हैं तो पंप कई एक तरह के आज के दिन में मार्केट में अवेलेबल है। मैग्नेटिक पंप है, ये डायफ्राम पंप है, उसी तरीके से ये रिंग ब्लोअर है। और जब बड़ा हम लोग काम करते तो रिंग ब्लोअर, कमर्शियल वर्क करते तो रिंग ब्लोअर वगैरह की जरूरत होती है। 1 HP, 3 HP, डिफरेंट केटीए, प्रेशर केटीए, मतलब कितना वो उसमें ताकत आ रहा है, कितना एयर लेगा और कितने प्रेशर से वो भेजेगा, उस सब का कैलकुलेशन होता है। फिर टैंक में देखेंगे हम लोग कैसे एयरेशन के लिए डिफ्यूजर लगाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं, कुछ नहीं है। आपको ये करना है कि इसमें एरो ट्यूब लगा हुआ है, उसका कनेक्शन किया हुआ है और टैंक में चारों तरफ कोई भी ऐसा एरिया ना हो जिसे हम नॉन एरोबिक जोन में देख पाए, यानी कोई ऐसा एरिया नहीं हो जहां पे अच्छे से हमारा एयर ना जाए। पानी हर जगह में हलचल दिखनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से एरिएशन सिस्टम लगाते हैं। साथ ही साथ बायोफ्लॉक में 24 आवर्स पावर बैकअप की भी जरूरत पड़ती है। हमारा पानी में सस्पेंशन अगर जो नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया को हम लोग टैंक में स्टोर किए हैं वो नीचे कंसंट्रेट करेगा, सस्पेंशन उसका खत्म होगा तो वो धीरे धीरे स्लज में कन्वर्ट कर जाएगा। तो उसके लिए एयरेशन की भी जरूरत होती है, वो बैक्टीरिया पे बात की है। साथ ही साथ जब हमारे टैंक में बायोमास हाई डेंसिटी में है तो ऑक्सीजन डिमांड हमारा बढ़ जाता है मछलियों के लिए। मछलियों के लिए ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है तो बेस्ट पैरामीटर में हम लोग DO 6 to 7 कहते हैं मेंटेन करने के लिए। यानी जब आप टेस्टिंग किट से ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं तो वो 6 to 7 बताना चाहिए। ये जो 6 to 7 है ना, ये वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अगर जो हमारे टैंक में पानी 15,000 लीटर पानी है और उसमें छोटी मछलियां हैं लगभग 3,000 की संख्या में, मछली 3,000 क्वांटिटी हो गया, वाटर कैपेसिटी कितना है 15,000 लीटर। उस समय जो ऑक्सीजन डिमांड होगा ना वो कम होगा, मतलब ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो गया होगा ना मछलियों के द्वारा वो कम होगा, क्योंकि छोटा जीव है तो ऑक्सीजन वो कम लेगी। लेकिन वही फिश जब बड़ी हो जाएगी तो उनका ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाएगा। फर्क क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ फर्क हुआ मछली का साइज का। टैंक में जो स्टॉकिंग किए हैं वो बायोमास टोटल कितना है उसका, तो वहां पे हमारा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। तो उनके लिए भी हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। तो यदि पावर मेरा फेल कर गया, एरिएशन मेरा बंद हो गया तो हमारा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। और कई एक ऐसे खबर आप सुने होंगे, पेपर में पढ़े होंगे कि मछलियां ठंड के मौसम में खासकर तालाब में मछलियां मर गई, पता नहीं चल पा रहा है कैसे मरी। तो कुछ उसमें नहीं है, सिर्फ ये हुआ कि उनका ऑक्सीजन का जो डिमांड था वो ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके चलते मरी। या फिर हार्मफुल गैसेस, ऑक्सीजन नहीं था, सस्पेंशन वाटर में नहीं था, बैक्टीरिया कम हुआ पानी में जो उसको रिफाइन करती, उन सब कारणों से अमोनिया बहुत ज्यादा बना
और हमारी मछली मर गई, तो बायोफ्लॉक में हमारा अल्टरनेट पावर सप्लाई होना जरूरी है। और भी है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन हमारा सीओडी बीओडी बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके लिए भी ऑक्सीजन हमारा घटता और बढ़ता है और हमें उससे पूरा करना पड़ता है। आप देखोगे जहां पर भी हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, एयरेशन की बात, हर जगह रेगुलेटर लगा हुआ है। हम लोग जब एयरेशन करते हैं तो पाइप में के द्वारा जब टैंक में हमारा डिफ्यूजर जाता है तो हम लोग वहां पे एक रेगुलेटर यूज करते हैं, मतलब जितना डिमांड है उसके हिसाब से ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो उसका रीजन वही है। एयरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पंप से ना ऑक्सीजन तो डायरेक्ट नहीं देते टैंक में, हवा देते हैं, और उस हवा में बहुत कुछ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत कुछ है, साथ में ऑक्सीजन भी है। करेक्ट, ठीक है, तो हम लोग एयरेशन करते हैं बट हमारे टैंक में वहां पे ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट होता है। ये टैंक जो बन रहा है तो शुरू में लेआउट तैयार करते हैं, वो ब्रिक्स नीचे लगा दिए और लगा, इस पे कल बातचीत हो ही चुका है, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टैंक बना हुआ है, शायद बहुत कुछ ये आप देख रहे हैं, उसे कवर करने की जरूरत है। आप बहुत खर्च नहीं करके, इस हिसाब से आपके आसपास बांस बहुत ज्यादा मिलता होगा, आसानी से मिल जाता हो, तो ऐसे करके आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं ग्रीन नेट से। बायोफ्लॉक में ये भी ध्यान में रखना है, उसे ओपन में हम लोग नहीं करते, हम लोग उसे कवर्ड करते हैं, मतलब हमें बहुत डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा हीट की आवश्यकता नहीं है, टेम्परेचर भी एक पैमाना है बायोफ्लॉक में, तो टेम्परेचर मेंटेन रहे, डायरेक्ट सनलाइट ना आए, तो इसके लिए हम लोग ग्रीन नेट से कवर करते हैं। कई एक बार बारिश के मौसम में हम लोग ऊपर से टार्पोलिन वगैरह भी कवर करते हैं। बारिश का पानी ना बायोफ्लॉक टैंक का पैरामीटर को चेंज करता है, उसे संभालना पड़ेगा आपको, वो उस तरह का कोई परेशानी ना आए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से टार्पोलिन भी कवर करते हैं। ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम के लिए भी हम लोग साइड से ग्रीन नेट दे करके या पॉली हाउस बना करके भी हम लोग इस तरीके से उसको कवर करके रखते हैं, ताकि अंदर का टेम्परेचर हमारा वेरी ना करे। टेम्परेचर वेरी करना और कम समय में लगातार वेरी करते रहना, ये मछलियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत दौर में इन सब चीजों को समझ ले कि मुझे किन किन बातों पे ध्यान रखना है, ताकि जो भी करना हो शुरू में ही कर लें। आप फेज वाइज करेंगे ना तो फिर इस मैनेजमेंट में ही लग जाएंगे आप, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा परेशानी है। धीरे धीरे बातों को आप समझेंगे, धीरे धीरे उसके लिए आप कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएंगे, फंड हो सकता है उस समय आपके पास ना हो, तो ऐसी छोटी छोटी जो शुरुआत दौर में आपने बातों को नहीं समझा और काम शुरू कर दिया, तो वो आपको धीरे धीरे उबाऊ काम लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले दिन से ही हम लोग हर बातों को समझ करके यदि कर लें, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा टैंक प्रिपरेशन का है कि कैसे एनवायरमेंट में हमको मछली का उत्पादन लेना है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये सर्कमफेरेंस पर पे क्या होता है, सर्कमफेरेंस, और थोड़ा हमने उसे अच्छे तरीके से आज प्रेजेंट किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। कल चर्चा हो गई थी, ज्यादा इस पे डिस्कशन शायद करने की जरूरत नहीं है। हमारा टैंक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये एग्जांपल आपके लिए आसान है। अगर जो ये देखिए टैंक वॉल्यूम, ये बहुत सवाल लोग करते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा टैंक में कितना पानी आ सकता है, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, या मुझे कितना लीटर टैंक बनाने के लिए किस डायमीटर का टारपोलिन खरीदने की जरूरत है, कितना एरिया मेरा लगेगा, तो वो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर जो आपको लगे कि इसे थोड़ा डीपली चलना है तो आप बोलेंगे तो 1-2 मिनट का आपको एक्सरसाइज करा सकते हैं, उसके बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज भी आपके पास 1 घंटे में
का समय है और उसमें ज्यादा से ज्यादा बातों को जानने की आवश्यकता है। तो ये कल चैप्टर हो गया था। स्क्रीन साइज आज बड़ा है, शायद आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आप आराम से इसको समझ पा रहे होंगे। हमने ये बताया है कि वॉल्यूम के लिए सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई डी एच। पाई का वैल्यू होता है 3.14, डी फॉर डायामीटर हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं वर्ड, 4 डायामीटर, 5 डायामीटर, 2 डायामीटर। तो 3.14 को मल्टीप्लाई डायामीटर से कर लीजिए, साथ ही साथ मल्टीप्लाई आप कर लीजिए जो टैंक का हाइट रखना चाहते हैं। टोटल जो आता है वो जो कैलकुलेशन आएगा वो होगा आपका स्टोरेज कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो टैंक है उसका वॉल्यूम, वो क्यूबिक मीटर में आता है। और एक तथ्य को, थंब रूल को आप सीधा आप मान कर चलिए, उसका कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। एकदम आसान है। फॉर्मूला लिए, आपके पास दो चीज है, क्या है, आपके पास टैंक का हाइट है, आपके पास क्या है, टैंक का डायमीटर है, आपको पाई का वैल्यू मालूम है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को आप 1 लीटर इक्वल टू 1000 लीटर, इसके हिसाब से 15 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 15,000 लीटर होगा। सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एकदम आसान है। शायद अब इससे और बेहतर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप आसान से इस बातों को समझते होंगे। बैकलॉग कर रहे हैं, कल ये चर्चा हो ही गया था। एरेटर की आवश्यकता होती है, टैंक का जरूरत होगा, एरेटर से पाइप हम लोग लाएंगे टैंक में लेकर के। ये छोटे छोटे स्टोन्स हमने बना रखे हैं, स्टोन्स को ही डिफ्यूजर बोलते हैं, स्टोन्स हो सकता है। एरो ट्यूब आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, आप लोग यूट्यूब में और चाहे इधर अपने दोस्तों के यहाँ देखते होंगे, एरोक्सी ट्यूब वो चल रहा है, वो लगा सकते हैं। सिलिकॉन डिस्क डिफ्यूजर भी आता है, वो आप लगा सकते हैं। ये हो गया, टैंक में ढलान देंगे, ये शुरुआत दौर में ध्यान में रखना है। वहां से स्लज निकालने के लिए हम लोग पाइप लाएंगे, चेम्बर बनाएंगे, चेम्बर से हम लोग उसको जहाँ पे वेस्ट वाटर है उसको भी हम लोग कलेक्ट करके फिर इस वाटर को हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज से यूज कर सकते हैं। ये खाद का बहुत बढ़िया सोर्स है। इस पानी को अगर जो हम लोग प्लांटेशन में, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी पैदावार, उर्वरक, जैविक खाद, जो भी आप समझे, उसका ये रूप ले लेता है और अच्छी पैदावार होती है। एक हमने यहाँ पे आप देखेंगे जब टैंक प्रिपरेशन करते हैं तो एक हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है क्या, टैंक वाटर ओवरफ्लो पाइप। ये पाइप किस लिए लगाते हैं, किसी कारणवश हमने जो यहाँ पे पानी सप्लाई के लिए नलका लगा रखा है, वो पानी लगातार इसमें चल रहा है तो ओवरफ्लो करके टैंक से पानी चारों तरफ फैल जाएगा। अगर ये सिस्टम यहाँ पे लगा देते हैं, ये जो भी टैंक का हाइट है उससे थोड़ा नीचे 6 इंच नीचे डाउन करके पाइप लगाते हैं तो टैंक में इस पाइप के लेवल तक ही पानी मेंटेन रहेगा। जहां उससे ज्यादा टैंक में पानी स्टोर होने की स्थिति आएगी तो ये इस जगह से ओवरफ्लो करके हमारा चेम्बर में आएगा और चेम्बर से वो लास्टली ड्रेनेज होकर के चला जाएगा। तो ये सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। ये चैप्टर, ये स्क्रीनशॉट आप रखें और आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, लोहे की जाली। अच्छा, ये हम यहाँ पे बताने का प्रयास ये किए कि लगभग क्या खर्च आ जाता है। कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा होगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ चेंज किया था और अभी समझ में आ रहा है, वो आप लोग एक बार करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली। तो लोहे की जाली अप्रॉक्स हमारा 3000 रुपये का आ जाता है। बना बनाया तारपुलिन, पीवीसी तारपुलिन 10,000 रुपये मैक्सिमम। वो अलग अलग जीएसएम पे आता है, अलग अलग फैब्रिक्स के होते हैं ना, बोथ साइड पीवीसी कोटेड होते हैं, उनका जीएसएम अलग होता है। जीएसएम मतलब ग्राम पर
मीटर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1/1 मीटर का कोई हम लोग फैब्रिक लेते हैं, उसको अगर जो तौलेंगे तो कितना वेट का होगा, वजन का होगा। तो ये टारपोलिन हो गया, उसके हिसाब से वेरी कर सकता है, आपको 5,000, 7,000, 10,000 और भी कॉस्टली तक जा सकता है। फिर टारपोलिन और वायर मेश के बीच में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इनर लाइनर लगाते हैं, प्रोटेक्टर शीट कह सकते हैं, वो लगाते हैं। साथ में और क्या हम लोग लगाते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेटर होता है, वो क्या करेगा ना, जो बाहर का टेम्परेचर है, क्योंकि पीवीसी फैब्रिक बहुत पतली होती है, तो बाहर का जो क्लाइमेट है ना, उसके चलते हीट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आप लोग देखें पॉलीफॉर्म देखते होंगे, साइड में मेरा होगा शायद, वो स्पंज की तरह नहीं आता आजकल आर्टिफिशियल, तो पॉलीफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। साथ में नीचे जमीन पर भी आप उसे बिछा सकते हैं, ताकि आपका जो टैंक है वो प्रोटेक्ट रहे, कुशन का काम करेगा, वो स्पंज की तरह होता है। तो उसमें तकरीबन 2,000 रुपए का खर्च आ जाएगा। नायलॉन की डोरी होती है और भी कुछ है, तो मान के चले 200 रुपए का पीवीसी पाइप लगना है। पीवीसी पाइप में आप ध्यान में रखेंगे, जो हम लोगों ने इस स्लाइड में ये फोटो बनाया है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम का। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 1 इंच का पाइप, 2 इंच का पीवीसी पाइप भी लगा करके अपना ड्रेनेज सिस्टम को बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें कौन सा साइज का पाइप लगाने से कितना फायदा मिलेगा, ये देखने की जरूरत है। हमें जस्ट पानी नहीं निकालना है टैंक का, हमें प्रेशर के साथ मैक्सिमम जो कंसंट्रेट किया हुआ स्लज है उसे निकालना है। तो उसके लिए कम से कम, अगर जो 15,000 लीटर कैपेसिटी का आप कोई टैंक तैयार कर रहे हैं, तो कम से कम आप देखें 75 mm का पाइप लगाए। ये आपके यहाँ आसपास में आसान से मिल जाएगा। 75 mm, 90 mm, 110 mm, मतलब 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, ऐसे ऐसे करके भी आपकी तरफ हो सकता है पाइप मिलता हो। तो उतना डाया का पाइप आप यूज करें। जितना बड़ा टैंक बनेगा, आप पाइप उतना बड़ा रखें, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो पीवीसी पाइप फुल सेट उसी का लेना पड़ेगा। पाइप है, एल बैंड है, टी है और भी जो कुछ है, 1,500 रुपए का। नीचे सैंड वगैरह बिछाएंगे, ब्रिक्स बिछाएंगे, ये पंप लगाएंगे, उसके साथ स्टोन्स और सब कुछ होगा। उसमें लेबर कॉस्ट होगा तकरीबन, ये 25 है, तो 25 से 30 आप रख सकते हैं। ये हो गया टैंक के लिए। प्लस चारों तरफ से उसे अगर जो बम्बू से घेरेंगे, हम लोग ग्रीन नेट लगाएंगे, तो वो कॉस्ट आपका बढ़ेगा। वो ऐड कर लीजिए अपने कॉस्ट को। साथ ही साथ जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो अल्टरनेटिव सिस्टम लगा रहे हैं, लाइक इन्वर्टर हो, जनरेटर है, वो भी कॉस्ट बढ़ता है। तो आप देखेंगे सिर्फ टैंक में आप एक अंदाज रखें कि 20, 25, 30,000 रुपया आपका अप्रॉक्स खर्च आता है। और कुल आप अगर जो काम करेंगे तो लगभग एक टैंक का कंप्लीट प्रिपरेशन में इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह को, इन्वर्टर वगैरह को भी साथ में इंक्लूड कर दें, तो 50 से 60,000 रुपए तक का खर्च आता है। ये एक छोटा वीडियो है, देखिए कैसे हम लोग ग्राउंड वर्क करा रहे हैं। नीचे में बालू को स्मूथली एकदम बेहतर ढलान बने, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। ये जो एरिया है, ये ड्रेनेज सिस्टम का है, ये ढलान है, इस साइड अप है और इस सेंटर की तरफ आते हुए ये ढलान की तरफ होता जा रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा खुद का जो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट डेमो हम लोग कर रहे थे, डेमो टैंक लगा रहे थे अपने यहाँ पे, तो उसका ये वीडियो है। और देखिए फर्स्ट टैंक में ही कितना अच्छा बना। हम लोग चाहेंगे कि आपका भी फर्स्ट टैंक में ही इतना ही खूबसूरत सा काम हो। ये टैंक कंप्लीट बन जाने के बाद पूरा हमने टैंक लगाया
और उसका ये वीडियो है। तो खैर इस पे बहुत ज़्यादा आज हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग, टैंक प्रिपरेशन हमारा हो गया। कुछ हम लोग फैमिलियर होते हैं बायोफ्लॉक में, जो टर्म्स यूज करते हैं ना उसके बारे में, इंग्लिश टर्म्स यूज करते हैं। हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी थोड़ा बेहतर समझते हैं, तो उसे आसान करने के लिए एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, जो हम लोग काई भी बोलते हैं ना अपने तरफ, तो आप ये समझ सकते हैं। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं टैन, टोटल अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन, DO डिजॉल्व ऑक्सीजन, NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट, pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है ना उसकी, वो कब एसिडिक होता है और कब अल्कलाइन होता है, तो उसे हम लोग pH में नापते हैं। 7 pH न्यूट्रल होता है जो हम लोग पानी पीते हैं। हम लोग देखेंगे जब pH हमारा बढ़ता है तो वहां पे हम लोग डोलामाइट यूज करते हैं। डोलामाइट मतलब भुजा हुआ चूना, इसके भी बहुत सारे सोर्स हैं, तो कौन सा चूना यूज करना चाहिए, भुजा चूना है क्यों यूज करना, लाइक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आप कोई, क्या उसको मैं बोलूं, जिंदा चूना बोल सकते हैं अपनी भाषा में, जिसे पानी में डालने के बाद वो रिएक्ट करे, हीट प्रोड्यूस करे, साथ ही साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी बनते हैं। उस चूने का प्रयोग हम लोग यहाँ पे नहीं करते। बहुत ही खराब कंडीशन अगर जो आपके पास है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो वैसा ही चूना को ला करके पानी में रखने के बाद उसका जो रिएक्शन करने की जो क्षमता है उसे समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करने के बाद देखिए पानी खौल रहा है, गर्म हो गया, उसके बाद वो 24 घंटे के बाद में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो कुछ काम नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। उस चूने को किसी और पानी में आप डाल दें तो कुछ नहीं रिएक्ट करेगा, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। कार्बन सोर्स, कार्बन सोर्स में हम लोग जैगरी, मोलासिस, हम लोग और भी कुछ यूज करते हैं, लाइक शुगर भी यूज करते हैं। हम लोग कार्बन सोर्स के जगह पे राइस ब्रान भी यूज करते हैं ऑप्शन में। साबूदाना भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्बन सोर्स है। बट सबों को करने का अलग अलग तरीका है। डायरेक्ट साबूदाना लेकर के आप डाल देंगे ऐसा नहीं है, तो उसे नहीं करना है। तो कार्बन सोर्स जब भी हम लोग टैंक में डालेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कितनी कैपेसिटी की टैंक है। जब कार्बन सोर्स आप ऐड करते हैं ना टैंक में, तो कभी भी एक बार में ज्यादा कार्बन सोर्स अगर जो आप ऐड करेंगे ना, तो ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। आपके टैंक में ना ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा, हो सकता है मछलियां मर जाएं। तो उसे भी करने में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तो जैगरी हो गया। जैगरी बोले तो जो गुड़ है ना, गुड़ का एक फेज होता है जो लिक्विड में फॉर्म में होता है, उसमें अच्छा कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाता है। मोलासिस, मोलासिस में भी आप देखेंगे कि आप लोग पूछते हैं कि सर मुझे कौन सा मोलासिस यूज करना चाहिए मार्केट में। वो एक बड़ा सा एक मिलता है बाल्टी के शेप का, वो यूज करें, या छोटे छोटे बॉल्स के आकार के मिलते हैं उसे यूज करें। कोई बोलता है हमारे मार्केट में सर एकदम काला वाला बहुत गंदा सा दिखता है, वो यूज करूं, या सर एकदम मुझे सफेद गुड़ ही लेने की आवश्यकता है। तो जितना प्योरिटी होता है ना, प्योर किया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, तो उतनी सफेदी आती है गुड़ में। तो वो सफेद वाला ना आपके लिए नुकसानदायक है। ब्लैक गुड़ जो आपको मिल रहा है ना, कुछ मिला नहीं हो, ऐसा नहीं कि फिर वो गंदा ही हो, वो नहीं, एकदम जो हम लोग शुगर केन मतलब गन्ने का रस को जो हम लोग हिट करके फिर उसको सॉलिड फॉर्म में जब वो आता है, तो वो जो बना हुआ है फर्स्ट, वो सबसे बेहतर है। तो उस गुड़ को आप यूज कीजिए। वैसे ही शीएन रेशियो जो हम लोग बात कर रहे थे, फिर कार्बन और अमोनिया का रेशियो क्या मेंटेन करना चाहिए, कितना कार्बन डालने से कितना अमोनिया समाप्त होता है, इसका अनुपात तो हम लोग CN रेशियो बोलते हैं। हमारे टैंक में अमोनिया बनता है ना, तो कितना अमोनिया बना, उस अमोनिया को समाप्त करने के लिए कितना कार्बन डालेंगे, तो अमोनिया
नुकसानदायक अमोनिया हमारे टैंक से समाप्त हो जाएगा, उस अनुपात को समझने की जरूरत है। तो जब चर्चा आ रही है तो मैं आपको बता दूं, CN रेशियो 10:1 से लेकर के 20:1 तक हम लोग मेंटेन करते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही हो गया PPT वर्ड यूज आता है, पार्ट्स पर थाउजेंड, सैलिनिटी खारापन, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर अब तो शायद किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, गांव में और पढ़े लिखे और अनपढ़ सारे लोग जानते हैं सैनिटाइजेशन मतलब सफाई होता है। एरेशन वायु मिश्रण, टेम्परेचर तापमान, आपके टैंक का तापमान क्या है, आपके इलाके में टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या, उसे हम लोग बोलते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत वर्ड यूज होता है मछलियों के बारे में। स्ट्रेस मीन्स तनाव। हम लोग FCO यूज करते हैं, जो कार्बन सोर्स हम लोग डालते हैं ना टैंक में, गुड़ चीनी, तो उसे ना फ्रेगमेंट करके ही डालना चाहिए, ठीक है। फ्रेगमेंट करने का मतलब गुड़ लेकर के पानी में डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से मिला ले, मिलाने के बाद उसमें एरेशन डाल दीजिए आप, और 24 घंटा 48 घंटा 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद उसको जब यूज करते हैं तो फ्रेगमेंटेड होता है। उसमें हम लोग ईस्ट भी डाल सकते हैं फ्रेगमेंट करने के लिए। जब उसको हम लोग टैंक में डालते हैं ना, वो बहुत ही बेहतर काम करता है। सीधा आप गुड़ डालेंगे तो वो जो काम करेगा, फ्रेगमेंट करके जो डालेंगे वो जो काम करेगा, दोनों में बहुत फर्क महसूस आएगा। क्वांटिटी और पैसा आपका सेम लग रहा है, बट असर अलग अलग करता है। तो हम लोग कभी भी कार्बन सोर्स ऐड करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेड करना चाहिए। उसमें हम लोग प्रोबायोटिक भी डालते हैं, अगर जो लगता है कि बैक्टीरिया की कुछ कमी है, वो एक्सपर्ट लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपर्ट होने के बाद। तो ये हो गया। फिर FCR की बात करते हैं, मतलब फूड कॉस्ट रेशियो, फूड कंजम्पशन रेशियो, कितना कंज्यूम फूड आपके टैंक में हुआ है और उससे कितना बायोमास गेन की है मछली, आपके टैंक में कितना मछलियों का वेट बढ़ा है, यानी कितना दाना खिलाने से कितना टैंक में आपका मछली का वजन बढ़ा है, उसे हम लोग FCR कहते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। प्रोबायोटिक क्या है, इस पे भी हम लोगों ने कल बात कर रखा था। प्रोबायोटिक क्या है? आज बायोफ्लॉक में सबसे ज्यादा चर्चा का कोई विषय है तो है प्रोबायोटिक, और बहुत सारे ब्रांड के प्रोबायोटिक आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। कल हमने बताया था ना, बैक्टीरिया क्या होता है। जो बैक्टीरिया हमारे लिए हितकारी है, हमारे लिए बेहतर है, और अपने लिए हम उसे कंज्यूम करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसे ही हम लोग प्रोबायोटिक कहते हैं। तो मार्केट में जो भी आपको प्रोबायोटिक मिल रहे हैं, उसमें कुछ खास स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया की प्रजाति होती है, लिमिटेड होता है वो। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक मार्केट में उसके 5-7 स्ट्रेन्स आसानी से मिल रहे हैं। देखेंगे सब बोलेगा मेरा सबसे बेहतर है, मेरा सबसे बेहतर है, लेकिन आप जो खरीद रहे हैं, आप सिर्फ ऐड के चलते, उनके प्रचार के चलते उसे खरीद रहे हैं। आप देखेंगे हमने इसमें एक चीज अंडरलाइन करके रखा है और वो बोल्ड में है, आप उस बात को ध्यान से समझिए। वो क्या है? BFT में, यानी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के द्वारा मत्स्य पालन के लिए उपयोगी प्रोबायोटिक पूर्व से मछली पल रहे तालाबों में ही पाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रोबायोटिक आपके आसपास में वैसे तालाब जिसमें मछली पल रही है और वो स्वच्छ तालाब है, गंदगी नहीं है, उसमें कोई खेत का पानी नहीं आ रहा है। खेत में केमिकल हम लोग यूज करते हैं ना, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हम लोग यूरिया यूज करते हैं, पोटास यूज करते हैं, वो उस तरह का कोई पानी अगर तो उस तालाब में नहीं आ रहा है और बेहतर परिस्थिति मछली यदि पल रही है, तो उस तालाब का मिट्टी ही आपके लिए एक बेहतर प्रोबायोटिक है।
हमें ऑनलाइन या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा आपके लिए एक नया होगा आज के क्लास में। आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो जाइए सहमति के लिए कि बेस्ट प्रोबायोटिक आपको आपके आसपास के तालाब से ही मिल जाएंगे। उसे पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बैक्टीरिया बैक्टीरिया आपके लिए कितने बैक्टीरिया और किस तरीके से लाभकारी है ना, वो 5-6 बैक्टीरिया से नहीं हो सकता। उसके लिए ना जो टैंक में मतलब बैक्टीरिया डालने खरीद करके 5-7 स्ट्रेन्स ही होते हैं, बट जब आप पॉन्ड से लाएंगे ना तो हो सकता है उसमें हजारों बैक्टीरिया हो जो आपको कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मीन्स वाटर क्वालिटी तो है ही है, साथ ही साथ फिश को हेल्दी रखती है। तो वो तो आपको उसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने 5-7 स्ट्रेन का ही खरीदा। आप चाहे उससे कल्चर करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक अनुभव है उसमें ज्यादा डिजीज की संभावना है। तो बेहतर क्या होगा, आप अपने आसपास का जो तालाब है वहां से ही उसकी मिट्टी लेकर के आए और उससे खुद का प्रोबायोटिक बनाए बिना खर्चे का, थोड़ा सा मेहनत करके। और वो मेहनत वही है जो हम लोग मार्केट से भी प्रोबायोटिक खरीद करके डब्बे में बंद डब्बे में लेके आते हैं ना, उसके लिए। तो ये टॉपिक्स में बहुत कुछ बताया हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। उत्तम प्रोबायोटिक क्या है? अगर जो आप टैंक में काम कर रहे हो तो और उसके लिए प्रोबायोटिक मार्केट से खरीद करके ला रहे हो, तो जो मैंने बताया ना उसमें हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज होता है। उसके स्टेन्स के बारे में मैंने बात किया। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया में क्या होता है, तो बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस लिचोफॉर्मिस, मेगाटोरियम, क्यूमुलिस, ऐसे और भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और उसका एक अपना पर्पस है। उसी तरीके से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो अमोनिया समाप्त करने के लिए काम आता है। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होता है मैक्सिमम वो क्या करता है, हमारे टैंक में जो अमोनिया बन रहे हैं उससे प्रोटीन सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, उसे प्रोटीन सेल्स में कन्वर्ट नहीं करके उसे अलग अलग फॉर्म में बदलते हुए हार्मफुल होने से बचा देता है हमारे टैंक को। तो ये है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये आप जो मार्केट से खरीदते हो उसमें यही दो चीज होते हैं और चीज नहीं होता। पॉन्ड से जो आप सॉइल लेके आते हैं ना उसमें ये तो रहता है, उसके साथ ही और भी बहुत सारा कुछ मिलता है हमें, तो वो बेहतर है आपके लिए। हम लोग अब शुरू करते हैं वाटर प्रिपरेशन, टैंक में कैसे पानी तैयार करें। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप्स ये है कि आपका जब टैंक बन गया है तो टैंक को आप अच्छे से बैक्टीरिया मुक्त कर लीजिए, सैनिटाइज कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट से, डिटर्जेंट से, फ्रेश वाटर से इसकी सफाई करेंगे। ठीक है। जब वो हो गया तो पानी की क्वालिटी भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि हम लोग जो पानी यूज कर रहे हैं उसमें सैलिनिटी क्या है, उसका टीडीएस क्या है, उसका पीएच क्या है। अगर जो आप इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, मतलब बायोफ्लॉक इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं, तो मेरी ये सलाह होगी कि आप अपने आसपास में जहां पर भी वाटर टेस्टिंग फैसिलिटी हो वहां पर पानी ले जा करके उसकी जांच करा ले कि आपके पानी में पहले से भी कोई पैथोजेंस ना हो। पैथोजेंस बोलने का मतलब है कि जो आपके लिए नुकसानदायक पानी में जो भी चीज हो, कुछ भी हो सकता है, वो ना रहे, उसकी जांच जरूर करा ले।
हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड में हम लोग टैंक में पहले पानी स्टोर करते हैं। पानी स्टोर मतलब 15,000 लीटर का है तो 5,000 लीटर पानी तकरीबन आप टैंक में स्टोर कर लीजिए और हाई एरेशन में 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। हाई एरेशन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें आप मिलाइए। अच्छी तरीके से मिलने के बाद यदि आप टेस्ट कर रहे हैं उसका पीएच आपको कम या ज्यादा मिल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जरूरत हो तो आप उसमें CaCO3 मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ बता रखा है ना, CaCO3 से क्या होता है। ये चूना CaO नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि CaO पानी H2O के साथ मिलकर के कुछ और बना देता है जो नुकसानदायक होता है। तो मुझे क्या करना है, CaCO3 बुझा हुआ चूना, सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, तो आप उसे मिला सकते हैं। कितना मिलाएंगे ये भी नीचे मेंशन किया हुआ है। 10,000 लीटर में कितना मिलाएंगे, उस हिसाब से 15,000 लीटर है या 5,000 लीटर है, आप देख लेंगे कितना मिलाने से कितना क्या होगा, आपको वो देखना है। कुलम जो आपको बता रहा था मैंने कि आप पॉन्ड के सॉइल से आप काम कर सकते हैं। मैं बस 2 मिनट समय लूंगा। ये एनाकुलम है। एनाकुलम की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़ करके सरकार के पैसे पे अपने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का फार्म चलाना चाहते हैं, वहां पे एनाकुलम फैसिलिटी जो प्रिपरेशन है उसे ही समझाया गया है, उसे वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट भी एनाकुलम तालाब के मिट्टी से ही प्रोबायोटिक बनाने के लिए बात करता है। तो ये स्लाइड्स को आप देख लीजिए। हमें पॉन्ड का सॉइल चाहिए, उसके लिए हमें अमोनियम सल्फेट आसानी से मार्केट में मिल जाता है। कार्बन सोर्स की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में क्या चाहिए, तो ये आप अरेंज कर लीजिए। फर्स्ट डे आप टैंक में पानी डालिए, हाई एरेशन कीजिए, उसके बाद कार्बन सोर्स को भी आप कितना डालेंगे वो मेंशन किया हुआ है। दूसरे दिन में आप और भी क्या क्या करना है सब कुछ है, तो आप उस पर काम कीजिए। आपका प्रोबायोटिक का खर्च भी बचत हो जाएगा, साथ में मछलियां भी वहां पे आराम से रहेंगी और डिजीज भी बहुत कम आएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है डिजीज भी बहुत कम आएंगे उनको। सर पीएच के बारे में पूछना है, पीएच का की मात्रा कितनी रहनी चाहिए और वो बढ़े तो क्या करना चाहिए और कम हुआ तो क्या करना चाहिए? आपको पीएच जी आप देखें ना 7 जी ये नॉर्मल है, न्यूट्रल है जी ये जी सबसे बेहतर है। जी अगर जो आपके टैंक में जी एसिड की मात्रा बढ़ रही है जी तो बहुत ही नुकसानदायक है। 4 से कम में मछलियों को बीमारी बहुत जल्द आ जाएगी। हाँ जी उसी तरीके से 8 तक तो चलता है, लेकिन 8 से 9, 10 से 11, 12 अगर जो और बढ़ गया तो वो भी नुकसानदायक है। जी तो हम लोग कोशिश करेंगे 7 न्यूट्रल है तो 6 से 8 है ना। अगर जो हमारा पीएच कम होता है तो हम लोग उसमें CaCO3 ऐड करेंगे। लेकिन आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं ना टैंक में, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ऐड करना आपके लिए आसान है, उसे निकालना मुश्किल है। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके, और जब आप CaCO3 ऐड करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप फिर चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद में तो वो आपको बता देगा कुछ वैल्यू उसका चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एरेशन के बाद थोड़ा समय लेगा वो, तो थोड़े देर में गैप के बाद आप ना 2-4 घंटे के बाद फिर आप उसका पीएच टेस्ट करें तो आपको एक्यूरेट रीडिंग आपको